अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए फिज़िक्स के 100 मोल एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जो 5 एमसीक्यूज़ के फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बाद स्टूडेंट्स ये कमेंट्स कर रहे थे कि क्या जो एमसीक्यूज़ हैं वो एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़ आते हैं या कुछ चैप्टर के अंदर से भी पूछे जा सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि ज़्यादातर जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपकी जो बुक है, ये वाली जो आपकी टेक्स्ट बुक है, उसके अंदर से ही आते हैं, ठीक है? ज़्यादातर जो आपके एमसीक्यूज़ हैं वो बुक के अंदर से ही आते हैं। जैसे कि आपके चैप्टर्स हैं, यहाँ पर 9 चैप्टर्स हैं और चैप्टर के जो लास्ट पर एमसीक्यूज़ दिए होते हैं, ये वाले फॉर एग्ज़ाम्पल इस चैप्टर के लास्ट में हम एमसीक्यूज़ देखते हैं, ये वाले। तो ये वाले एमसीक्यूज़ जो हैं ये ज़्यादातर तो यही होते हैं, यानी आप लगा लें कि 90% जो है वो आपके यही एमसीक्यूज़ आ रहे होते हैं। लेकिन जो एक 10% एमसीक्यूज़ हैं वो आपको चैप्टर के अंदर से भी दे सकते हैं। पास्ट पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट हुए हैं, मैंने उनको एक फ़ाइल में बनाकर 100 एमसीक्यूज़ को, ताकि बच्चे जो हैं वो कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ और अपनी जो तैयारी है वो बिल्कुल तरीके से कर सकें। तो आप लोगों ने करना क्या है कि इस फुल वीडियो में मेरे साथ रहना है, क्योंकि इसका एक-एक एमसीक्यूज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई पता नहीं, माइट बी पॉसिबल कि आपको जो आप मिस करें वही एमसीक्यूज़ पास्ट में इस दफ़ा आ जाए, पेपर में इस दफ़ा आ जाए। तो आपने बी केयरफुल, आप लोगों ने कोई भी एमसीक्यूज़ मिस नहीं करना और आप लोगों ने अपने जो नोट्स हैं या जो रफ कॉपीज़ हैं और साथ में पेंसिल एंड अपनी एक जो टेक्स्ट बुक है वो अपने साथ लेकर बैठना है। ये एमसीक्यूज़ हैं 100 एमसीक्यूज़, और इसके अंदर जो है हर चैप्टर के अंदर से जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं वो यहाँ पर कलेक्ट किए गए हैं। यहाँ पर पीडीएफ जनरेट करवाने का या एक क्विज़ जनरेट करवाने का मकसद यही था कि बच्चे साथ-साथ एमसीक्यूज़ को समझते भी जाएँ और साथ-साथ इनकी प्रैक्टिस भी होती जाए। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने मेन मकसद की तरफ और आते हैं हम लोग अपना फर्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ और उसको देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़, अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पूछा जा रहा है। तो ये वाला जो एमसीक्यूज़ है ये स्टूडेंट आपको देखने को मिलेगा अपने सॉरी चैप्टर नंबर जो आपका है थर्मल जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? ये देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये आपको जो चैप्टर है ना थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ये इसके अंदर आप लोगों को हमसे कुछ देखने को मिलेगा जहाँ पर उसमें वो थर्मोमीटर वगैरह ये वाला बताया गया है। तो वहाँ पर जो मेन चीज़ है वो यही है कि आपका जो है वाटर का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है। वाटर जो बॉयल होना स्टार्ट होता है वो होता है 100 सेंटीग्रेड पर, ठीक है? 100 के नहीं होता, अगर आपने केल्विन के अंदर 100 को राइट करना है तो उसके लिए जो है वो आपको 373 के अंदर प्लस करना पड़ेगा। सो ये वाला एमसीक्यू जो है वो हमारा ये ऑप्शन गलत है। एंड ये वाला भी नहीं आएगा, 0 सेंटीग्रेड तो बिल्कुल ही लो टेम्परेचर है पानी का। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो 0 सेंटीग्रेड है ये जो वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है। एंड यहाँ पर मतलब कि 0 बिल्कुल जब लो उधर पानी का टेम्परेचर होता है तब पानी फ्रीज हो जाता है। एंड यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि जब हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यानी 1 एटीएम पर जब हम लोग पानी को 100 सेंटीग्रेड पर बॉयल करते हैं तो वहाँ पर एक स्टैंडर्ड फैक्ट आ जाता है कि यहाँ पर जो है पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है। सो आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है। इस वजह से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, डी, दैट इज 100 सेंटीग्रेड। फिर है हमारे पास इन सॉलिड्स हीट इज ट्रांसफर्ड बाय, के ये कहता है कि सॉलिड्स के अंदर अब यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र के जो है वो 3 मेन मेथड यहाँ पर बताए गए हैं, सॉरी 4 मेथड बताए गए हैं। रेडिएशन है, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है एंड एब्जॉर्प्शन है। अब कह रहा है कि सॉलिड्स के अंदर जो है, चूँकि आप जानते हैं कि मैटर की 3 कंडीशंस होती हैं, ठीक है? मैटर की होती हैं 3 कंडीशन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब वो सॉलिड की बात कर रहा है। सॉलिड वो होते हैं जिनके जो होते हैं मॉलिक्यूल्स वो बिल्कुल साथ-साथ जुड़े होते हैं, उनके दरमियान स्पेस नहीं होती, ठीक है? ये सॉलिड्स का जो इस तरह से स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बिल्कुल साथ-साथ होने के अंदर स्पेस, ये जो थोड़ी बहुत स्पेस मेरे से रह गई है वो भी नहीं होती, ठीक है? तो ये है सॉलिड के केस में, ठीक है? तो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल साथ-साथ जुड़े होते हैं। अब कहता है कि इन सॉलिड्स में हीट जो है वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स के दौरान किस तरह से ट्रांसफर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पून है एक, ठीक है? स्पून को अब जब हम यहाँ से गर्म करते हैं तो जो उसका दूसरा सिरा है वो हमें यहाँ से भी गर्म फ़ील होता है। वो क्यों होता है? हीट जो है वो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र हुई है। तो ये क्या है, सॉलिड है। अब सॉलिड में वो इस अमल को पूछ रहा है कि ये हमारे पास जो अमल है वो कौन-सा है, किस तरीके से जो हमारे पास ये हीट है वो ट्रांसफ़र हुई है, ठीक है? तो अब हमें बताना ये है कि अब रेडिएशन, अब हमें फॉर जो यहाँ पर उसने तरीके बताए हैं उसको हम देख लेते हैं। अब रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन स्टूडेंट वो वाला मेथड होता है जिसके अंदर जो हीट है वो वेव्स के थ्रू जो है वो ट्रैवल करती है, यानी वेव्स बन जाती हैं, ठीक है? ऐसे ज़रिया जिसमें किसी भी जो रेडिएशन जो है वो एक ट्रांसफ़र होने का एक ऐसा मेथड होता है जिसको किसी भी जो आप कह सकते हैं मटेरियल की या किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? जैसे कि सन से हमारे ज़मीन तक जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है
वो रेडिएशन के ज़रिए ही जो है वो ट्रांसफ़र, यानी शुआओं के ज़रिए ही जो है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है। अब कंडक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? कंडक्शन वो वाला अमल होता है जब हीट पार्टिकल से पार्टिकल, यानी जैसे यहाँ पर पार्टिकल जुड़े हुए हैं, यहाँ ऐसे ये पार्टिकल फॉर एग्ज़ाम्पल है एंड ये पार्टिकल है एंड ये कहते हैं कंडक्शन वो वाला अमल है जिसमें एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल एंड दूसरे से तीसरे एंड तीसरे से चौथे, यहाँ पर इस तरह से एक सीक्वेंस के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र होती रहती है, ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं कंडक्शन, ठीक है? ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होती रहती है ट्रांसफ़र, यहाँ तक कि जो एंड वाला हमारा मॉलिक्यूल है वो नहीं आता। ऐसे-ऐसे ट्रांसफ़र होती जाएगी जब तक हमारा एंडिंग पॉइंट नहीं आ जाता, उसको बोलते हैं कंडक्शन, ठीक है? उसको हम कंडक्शन बोलते हैं। एंड कन्वेक्शन वो वाला तरीका होता है स्टूडेंट जिसमें जो हीट है वो फ्लूइड के थ्रू मूवमेंट करती है, ठीक है? फ्लूइड के थ्रू फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम जो पानी है उसको गर्म करने के लिए हम लोग चूल्हे पर रखते हैं, तो नीचे से हम लोग फ्लेम को ऑन कर देते हैं, तो वो जो फ्लेम से सारी हीट है वो पानी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है, जिससे जो पानी हमारा होता है वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। लेकिन ये वाली जो चीज़ है ये सॉलिड्स के अंदर तो पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला कन्वेक्शन वाला भी हमारा ऑप्शन गलत होगा, रेडिएशन वाला भी ऑप्शन गलत होगा। एंड एब्ज़ॉर्प्शन वाला ऑप्शन क्या होगा, इसको हम समझ लेते हैं। एब्ज़ॉर्प्शन वाला स्टूडेंट वो होता है, ये एब्ज़ॉर्प्शन जो होती है वो हीट ट्रांसफ़र का मेथड बेसिकली नहीं है, ये तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारा कोई भी मटीरियल है वो हीट को एब्ज़ॉर्ब करता है। एब्ज़ॉर्ब करने से क्या मुराद है कि एनवायरनमेंट से हीट को अपने अंदर लेके जा रहा होता है। अब आप लोगों ने ये बताना है कि हमारे पास इन चारों ऑप्शंस में से कौन-सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। मैंने चारों ऑप्शंस आपको बता दिए, कंडक्शन भी, रेडिएशन भी। अब ये आपका काम है, ये साथ-साथ मैं आपको असाइनमेंट भी देती जाऊँगी, इससे होता क्या होएगा क्या कि आपका जो प्रैक्टिस जो आपकी स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और आप लोग आसानी से जो अपना एमसीक्यू का ऑप्शन है वो आसानी से कलेक्ट कर जो है वो चूज़ कर सकेंगे। तो आपने ये इट्स अपॉन यू कि आप लोग अब कमेंट सेक्शन में बताएँगे कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ठीक है? फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो कि कहता है द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ इज़। अब इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा हमारे पास स्टूडेंट 10, जैसे कि हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर भी यूज़ करते हैं एंड तो इसका जो होगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन वो क्या होगा बी, जो कि क्या है 10 न्यूटन पर किलोग्राम। अब इसका ये वाला ऑप्शन कैसे दुरुस्त होगा ये हम देख लेते हैं कि अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती क्या है, ठीक है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ स्टूडेंट वो वाली फोर्स होती है जो कि 1 किलोग्राम मास पर लगाई जाती है। कौन लगाता है? जो अर्थ लगाती है और इसको जो है हम लोग यहाँ तो हम मेज़र करते हैं न्यूटन पर किलोग्राम से, यानी न्यूटन है और नीचे जो है वो किलोग्राम है। जब किलोग्राम ऊपर आएगा तो वो पर में चेंज हो जाएगा। या हम इसको मेज़र करते हैं मीटर एंड बटे के नीचे जो है वो सेकंड स्क्वायर है। जब ऊपर जाएगा तो पर इसके ऊपर माइनस आ जाएगा। तो हम इन इन दोनों के अंदर इसको जो है वो मेज़र कर सकते हैं। अब ऑप्शन ए जो है न्यूटन पर किलोग्राम 100 नहीं होगा, ये वैल्यू तो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है? अर्थ जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं लगाता किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है? एंड ऑप्शन 2 जो है वो हमारे पास है 10 न्यूटन पर किलोग्राम, तो इसका मतलब क्या है 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम। अब ये जो है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू है और अप्रॉक्सीमेटली जो है वो इसको 10 लिया जाता है। होता क्या है 9.8 होता है लेकिन इसको जो है वो लिया जाता है 10, ठीक है? तो ये वाला है ऑप्शन। फिर उसके बाद है फिर है तो इसलिए जो सी वाला ऑप्शन है वो क्या है 10 न्यूटन। अब ये जो है वो सिर्फ एक न्यूटन जो है वो एक सिर्फ फोर्स का यूनिट है, ठीक है? ऐसे सिर्फ सिंपल फोर्स हमें बताई जा रही है लेकिन ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ नहीं है। मैंने आपको बताया ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वो होगी जिसके साथ न्यूटन पर किलोग्राम लगा होगा, सिर्फ न्यूटन उसके साथ नहीं लगेगा। एंड ये वाला न्यूटन ये भी क्रॉस होगा, मतलब ये दोनों क्रॉस है क्योंकि सिर्फ इनके साथ न्यूटन है। एंड ये वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगी, इस वजह से 10 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है जिसके साथ न्यूटन पर किलोग्राम लगा होगा, ठीक है? फिर उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल ऑप्शन की तरफ, वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। ये कहता है कि इसमें से जो हमारी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है वो कौन सी है, ठीक है? अब इस ऑप्शन को स्टूडेंट हमें सॉल्व करने के लिए कहता है कि हमें ऑल ऑप्शंस को देखना होगा कि सारे ऑप्शन में से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो कौन सी है, ठीक है? अब जो 0.01 ग्राम है वो बराबर होगी हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर हम 1 ग्राम को 0.01 ग्राम से क्या मुराद है कि अगर हम 1 ग्राम को हम अगर डिवाइड करते हैं 1 ग्राम को अगर हम डिवाइड करें 100 के ऊपर तो फिर जो है वो हमारे पास 0.001 जो है वो ग्राम आ जाएगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू हो जाती है। अब वो हमें पूछ ही क्या रहा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू बताएँ। अब जो 0 एम से क्या मुराद होता है मिली, ठीक है? एम मिलीग्राम का था, 2 मिलीग्राम है या कि 100 माइक्रोग्राम है या कि 5000 नैनोग्राम है, ठीक है? तो अब हमें इसमें से बताना है कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी वो हमें पूछ रहा है। तो एनालिसिस करके जो हमें पता चलता है
कि इसका जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो क्या है, तो ये जो है वो हमें ग्राम में दिया गया है, ठीक है। ग्राम एक बड़ा यूनिट है। फिर देन यहाँ पर जो है उसने हमें मिली में जो है वो ऑप्शन दिया हुआ है, और मिली जो है वो एक जो है वो थोड़ा-सा ग्राम से जो है वो छोटा ऑप्शन है, ग्राम सबसे बड़ा है। एंड उससे छोटा जो है, उससे छोटा क्या होगा, मिलीग्राम। एंड उससे छोटा जो होगा वो होगा माइक्रोग्राम। माइक्रो कौन-सा होता है, माइक्रो होता है -6, ठीक है। माइक्रो होता है -6, तो ये -6 हो जाएगा। एंड उसके बाद जो है वो माइक्रो आ जाएगा, माइक्रोग्राम होता है मिली होता है -3, एंड माइक्रो होता है -6। उसके बाद आ जाएगा नैनो। अब नैनो किसके बराबर होता है, -9 के, ठीक है। मिली 10 की पावर -3, एंड माइक्रो होता है -6, एंड नैनो होता है हमारे पास 10 की पावर -9। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है स्टूडेंट्स कि माइनस के अंदर जितनी ज़्यादा वैल्यू बड़ी होगी उतनी ही हम उसको छोटी कंसीडर करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव के केस में क्या होता है, जितनी बड़ी होगी उतनी ही वो बड़ी हम लेते हैं, लेकिन नेगेटिव के केस में क्या होता है, जितनी वैल्यू बड़ी होगी उतनी ही हम छोटी कंसीडर करेंगे। अब वो छोटी पूछ रहा है, यानी कि जितनी ज़्यादा यहाँ पर यूनिट ज़्यादा छोटा हमें फ़ील होगा, सॉरी यूनिट ज़्यादा बड़ा हमें फ़ील होगा, जैसे कि यहाँ पर -3 है, यहाँ पर -6 है, यहाँ एंड यहाँ पर -9 है। एंड -9 माइनस में सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है। एंड नैनो की वैल्यू जो है बराबर होती है -9 के, और माइनस में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो रियल में सबसे छोटी होती है। तो इस वजह से यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, नैनो वाला, क्योंकि ये सबसे छोटा है, और मैंने बताया माइनस में सबसे छोटा जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी वाला, यानी 5000 नैनोग्राम, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, कहता है द एनर्जी स्टोर्ड इन कोल। कहता है कि कोल के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम क्या बोलते हैं। 5 वाले का है हमारा जो करेक्ट ऑप्शन, वो क्या होगा, हीट एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, न्यूक्लियर एनर्जी होगा, या केमिकल एनर्जी होगा। अब यहाँ पे उसने एनर्जी के हमें डिफरेंट फॉर्म्स बताई हैं, ठीक है। तो अब हमें ढूँढना है कि एनर्जी की कौन-सी फॉर्म जो है वो कोल के अंदर स्टोर होगी। हीट एनर्जी स्टूडेंट वो वाली एनर्जी होती है जो कि टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से जो है वो पैदा होती है। अब कोल जो है उसके अंदर हीट एनर्जी स्टोर तब तक होती है, लेकिन उसके अंदर हीट एनर्जी तब तक स्टोर होती है जब तक हम उसे बर्न नहीं करते, ठीक है। तो ये जब हम उसके बर्न करते हैं कोल को, तो वो जो है वो एक केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज हो जाती है, ठीक है। एंड काइनेटिक एनर्जी वो वाली एनर्जी होती है जो कि मोशन की वजह से पैदा होती है, और कोल कौन सा मोशन कर रहा होता है, इसलिए ये हमारा जो है वो रॉन्ग ऑप्शन होगा, ये नहीं होगा। एंड उसके बाद न्यूक्लियर वो होती है जो कि स्टूडेंट फिजन या फ्यूजन रिएक्शन के लिए, यानी कि जब बम ब्लास्ट होते हैं इस तरह से, फिर जो है वो पैदा होती है। एटम के लिए जो एटम का जब न्यूक्लियस फटता है तब जो पैदा होती है उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी। सो यहाँ पर कौन सा एटम ब्लास्ट हो रहा है, सो ये वाला ऑप्शन भी क्रॉस होगा। एंड डी वाला ये है कि केमिकल एनर्जी से क्या बात है, यानी ये वो वाली एनर्जी होती है जो कि केमिकल बॉन्ड में स्टोर होती है, ठीक है, केमिकल बॉन्ड में स्टोर होती है। अब जो हमारे पास कोल है, कोल जो है वो कार्बन और हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है, ठीक है। कार्बन का और हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है, यानी CnOH का मिक्सचर होता है। एंड यहाँ पर इन दोनों के दरमियान, तीनों के दरमियान केमिकल बॉन्ड भी ज़ाहिर बात है मौजूद होगा। तो इस वजह से जब ये बॉन्ड टूटते हैं तो फिर जो है वो हमारी कोल की जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है, जिसको हम खाना पकाने और इस तरह से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हीट एनर्जी भी नहीं होगा, और यहाँ पर क्या होगा, केमिकल एनर्जी जो इसके अंदर मौजूद होगा। केमिकल एनर्जी कौन सी होती है, जिसके अंदर केमिकल्स मौजूद होते हैं, यानी जिनके अंदर जो है वो केमिकल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। मैंने आपको बताया कि कोल जो है वो उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोकार्बन का जो मिक्सचर मौजूद होता है, और उनका दरमियान जो है बॉन्ड बने होते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर इसके बाद हम मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट ड्यू टू द। मेटल कहता है कि हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, क्यों होते हैं। अब यहाँ पर हमने अपना करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। मेटल्स की स्टूडेंट जो स्पेशल प्रॉपर्टी होती है वो यही होती है कि उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उनके अंदर फ्रीली जो है वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं मेटल्स के अंदर। अब हमने उनकी जो है वो गुड कंडक्टर बताना है, ठीक है। गुड कंडक्टर, कंडक्टर क्या होता है, जो अपने अंदर से हीट को गुजरने देता है। एंड हीट तभी गुजरेगी ना जब कोई मॉलिक्यूल यहाँ से एनर्जी को पिक करेगा और उसको इस तरह से मूव करते हुए किसी और मॉलिक्यूल तक पहुँचा देगा। तो ये क्यों होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होता है। एंड मेटल के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लोट कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं। तो इस वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर है हमारे पास द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। अब यहाँ पर ये एक वैल्यू है, ये आपको आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है, और ये आपने उसको अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है। ये एक रटा बेस MCQ है और आपने इसको याद कर लेना है। इसका जो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो यूनिवर्स की सबसे ज़्यादा स्पीड है, और जिसको हम C से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसकी जो आप कह सकते हैं, हम इसको किससे जो है वो करते हैं, इसका सिंबल क्या है, वो C है। तो वो क्या होगी हमारे पास, 3 × 10⁸ आएगी, और साथ में क्या आएगा, मीटर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर 10 की पावर 8 तो है, लेकिन यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा था, तो सेकंड स्क्वायर नहीं हमें चाहिए, ना ही हमें 3.3 चाहिए, और इस वजह से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर 8 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है 1, कहता है कि 1 न्यूटन जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है। ये भी आपकी बुक के टेक्स्ट बुक के अंदर, आपको जब आपने टेक्स्ट पढ़ा है तो आपको ये वाली भी के अंदर एक जो कन्वर्जन जो है वो आपको करवाई गई है कि 1 न्यूटन जो है वो किसके बराबर होता है। एंड 1 न्यूटन जो है वो फोर्स का एक ऐसा यूनिट होता है, और न्यूटन जो है वो एक सेकंड लॉ भी कहलाता है, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ भी कहलाता है, जिसको न्यूटन का सेकंड लॉ भी कह सकते हैं। और ये किसके बराबर होता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो किसके बराबर होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। एंड यहाँ पर एम का जो है वो यूनिट क्या होता है, यानी मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। एंड एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन जो है वो बराबर होता है हमारे पास, जब हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, जो एक्सेलरेशन बराबर होगा हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो जब हम इसको इसके साथ लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, तो इस तरह हल करने से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन निकलता है वो क्या निकलता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम किसका यूनिट हो गया, मास का, एंड एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर उसके बाद है द वेट ऑफ अ बॉडी इज 140 न्यूटन देन इट्स मास इज। अब उसने क्या किया है, उसने हमें वेट बता दिया है और उसने पूछा है कि इसकी जो है वो मास कितना होगा। अब हमने अपना फार्मूला लगाना है। फार्मूला हम यहाँ पर कौन सा लगाएंगे, यहाँ पर आप लोगों ने फार्मूले जो है वो अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लेने हैं। फार्मूला यहाँ पर लगेगा स्टूडेंट्स, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। ये W का एक फार्मूला है कि W इज इक्वल टू एम जी। अब हमें जो है वो वेट का गिवन है और हम लोगों ने मास मालूम करना है, यानी कि मास इधर रहेगा और वेट और जो जी की वैल्यू यहाँ पर आगे इसके साथ डिवाइड हो जाएगी, एंड यहाँ पर मास रह जाएगा। एंड वेट की वैल्यू यहाँ पर हमें दी गई है 147, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे, यू नो के जो जी है वो किसके बराबर होता है, जी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 10 होती है, ठीक है। जब 147 को हम 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14.17, और साथ में इसका यूनिट क्या आएगा, यूनिट जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर मास जो है वो फाइंड किया है, मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। तो यहाँ पर हमारा 14.7 जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, 14.7। फिर उसके बाद है डेंसिटी ऑफ वाटर इज। अब यहाँ पर वाटर की डेंसिटी पूछी जा रही है, ये भी आपको जो है वो चैप्टर नंबर 7 या 6 के अंदर देखने को मिल जाएगा। 6 के अंदर आई थिंक सो डेंसिटी ऑफ वाटर आप लोगों को देखने को मिलेगा, या आपको साइड ब्लॉक में एक दिया गया है ब्लॉक, 6 चैप्टर के अंदर जो है ना वो ब्लॉक दिया गया, जिसके अंदर सब मटेरियल की जो डेंसिटी है वो बताई गई है। तो ये भी एक डाटा बेस है, और इसको आप लोगों को इसका जो एक एग्जैक्ट वैल्यू है वो आपको याद करनी पड़ेगी, जो कि क्या है, 1000 है। और साथ में आप लोगों को डेंसिटी का जो यूनिट है वो आना चाहिए, ठीक है। डेंसिटी का यूनिट जो है वो क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर क्यूब होता है। तो यहाँ पर जो है वो इसका 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब आ जाएगा, जो कि किसके बराबर होता है, 1 ग्राम, ठीक है। तो ये जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आप लोगों ने ये चीज़ जो है वो डाटा बेस होती है, और आप लोगों ने इसको एग्जैक्टली ऐसी ही वैल्यू आप लोगों ने इसकी याद करनी। फिर उसके बाद है ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 11, क्या कहता है कि हमारे पास जो है वो 36 किलोग्राम किलोमीटर पर आर इज इक्वल टू, कहता है 36 अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू मौजूद हो तो ये किसके बराबर होगी, 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू। अब ये भी एक मैथमेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इसको आप लोग कहता है कि अब वो बेसिकली कह रहा है कि किलोमीटर पर आवर को आप लोगों ने चेंज करना है मीटर फी सेकंड, ठीक है। तो ये कन्वर्जन है, ये हम देख लेते हैं अब किस तरह से करनी है। अब क्या करना होगा हमें स्टूडेंट्स के 36 है ना, तो इसको अब हम क्या करेंगे कि 36, अब यहाँ पर किलोमीटर है तो किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज करना है, एंड और को हम लोगों ने सेकंड में चेंज करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 36 को हम लोग करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 36 को हम 1000 से, एंड डिवाइड कर देंगे हम लोग इसको 36 से। जब ये वाला प्रोसेस करेंगे तो इस प्रोसेस के बाद जो है वो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 10, ठीक है। 36 से कैंसिल हो जाएगा, और 0000 से 1000 के साथ यहाँ पर हम लोगों ने करना था, 0000 से जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे।
एंड हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। तो इस वजह से जो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से हम लोगों ने किलोमीटर और को मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करना है, ठीक है। ये कन्वर्जन है, आपको कन्वर्जन आनी चाहिए कि किस तरह से हम लोगों ने और को सेकंड में चेंज करना है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद है इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, कहता है कि इनर्शिया जो है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। इनर्शिया क्या होता है स्टूडेंट? इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो वाली प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो अपनी रेस्ट की हालत को या यूनिफॉर्म मोशन को तब्दील नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स भी ऐसी नहीं है, नेट फोर्स भी नहीं है, और जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा मास है। यानी जितना हमारा यहाँ पर, अब मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जो इनर्शिया है हमारा, इनर्शिया जो है वो डिपेंड करता है मास पर। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक ट्रक है, ट्रक बहुत बड़ा है, अब ट्रक को मूव कराने के लिए उतनी ही फोर्स लगनी होगी, इसलिए उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इसके मुकाबले में अगर एक बाईसाइकिल है छोटी सी, तो उसको मूव कराने का जो है वो कंपैरेटिवली मास बहुत ज़्यादा कम होता है, तो उसको मूव कराने के लिए उतनी ही कम एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी। तो इनर्शिया की जिसकी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या होता है, मास। तो आप लोगों ने ये चीज़ याद रख लेनी है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। फिर है अ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड, यानी कि अगर आपकी पोजीशन ही चेंज हो जाती है तो उसके लिए जो है वो ऑप्शन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर है कि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैनिशेस एट, के जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहाँ पर जाके ख़त्म हो जाती है, कहाँ पर जाके ख़त्म हो जाती है। तो ये आप लोगों ने इसमें से जो अपना करेक्ट ऑप्शन है वो चूज़ करना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर न्यूटन के लॉ के मुताबिक जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होती, ठीक है। कभी भी ज़ीरो, न्यूटन का लॉ है वो बताता है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होती, बल्कि वो डिस्टेंस के साथ साथ जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे जो जी की वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो डिक्रीज होती जाएगी, लेकिन ज़ीरो भी नहीं है, ज़ीरो कभी भी नहीं होती, ठीक है। लेकिन टेक्निकली हम लोगों ने ये अंदाज़ा लगा लिया कि इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होता है लामहदूद फासले पर, ठीक है। इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन वैसे ही उन्होंने साइंटिस्ट ने बता दिया कि इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी पर जाके वैनिश हो सकती है। यानी जहाँ पर जो सैटेलाइट्स भी मूव नहीं करते, कोई भी ऑर्बिट वगैरह नहीं, तो वहाँ पर जाके जो है ये खत्म हो सकती है। वैसे इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। फिर है इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम्स डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर भी एक थोड़ा सा उन्होंने न्यूमेरिकल वाला ऑप्शन दे दिया है कि किस तरह से इसको करना है। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की जरा इक्वेशन देख लीजिए। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इक्वल होती है 1/2 एंड mv स्क्वायर। क्या आप लोगों ने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा? कहता है कि अगर हम इसकी जो वेलोसिटी है इसको डबल कर दें, ये तो पहले ही स्क्वायर है, लेकिन अगर हम इसको और डबल कर दें, यानी अगर हम इसका स्क्वायर ले लें, तो फिर काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ये देखिए, अगर अब हमने इसको डबल कर दिया, यानी इसको स्क्वायर ले लिया, अब 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि v के ऊपर 4 आ जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या आ जाएगा, m एंड 1/2, और इधर जो है वो काइनेटिक। अब आप ज़रा देखिए कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो वी के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इन दोनों का आपस में डायरेक्टली रिलेशन है। तो इस वजह से जब जूँ ही वेलोसिटी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये 4 टाइम हुई, तो ये भी जो है वो 4 टाइम बढ़ गई, तो इस वजह से यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 4 ऑप्शन, 4 वाला, यानी बिकम्स 4 टाइम, ये भी 4 टाइम हो जाएगी क्योंकि हमने वेलोसिटी का स्क्वायर लेना था। तो इस वजह से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन। फिर है ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल विच इज इक्वल टू। अब यहाँ पे पास्कल हाँ का हमें पूछ रहा है कि जो पास्कल है वो किसके इक्वल होगा। अब यहाँ पर ये उन्होंने आपको बुक के अंदर थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी और न्यूमेरिकल भी वैल्यू ज़रा बताई हुई है कि किस तरह से पास्कल इसके इक्वल होता है। ये आप देख लीजिएगा कि जब हम लोग प्रेशर किसके बराबर होता है भला, प्रेशर बराबर होता है हमारे पास, प्रेशर P इज इक्वल टू F/A, ये इसका फार्मूला है F/A। अब जब F की वैल्यू लिखेंगे, F का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, न्यूटन, एंड एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। जब मीटर ऊपर आएगा तो वो मीटर पर स्क्वायर बन जाएगा। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज लार्जेस्ट स्पेसिफिक हीट। अब यहाँ पर स्पेसिफिक हीट पूछी हुई है, तो आप लोगों को इसका टेबल याद करना होगा। वैसे जो आपको मैं बता देती हूँ, स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा किसकी है, वाटर की है। तो आप देख लीजिए कि कहाँ पर जो हीट वाला, आई थिंक तो ये 6 वाला चैप्टर है हीट का, थर्मल वाला शायद 7 वाला चैप्टर है आपका। तो उसके अंदर जो है वो आपको हीट का बताया गया है। मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए ज़रा यहाँ पर, ये देखिए ये है आपका 6 वाला चैप्टर, एंड यहाँ पर ये है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एंड इसके इस चैप्टर के अंदर जरा जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को हीट वाला नहीं सॉरी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर यहाँ पर आप लोगों को जहाँ पर हीट और इंटरनल एनर्जी का टॉपिक पढ़ाया गया है,
उसके अंदर आप लोगों को ये जो वाटर वाला है, वाटर की जो एग्ज़ैक्ट वैल्यू है वो बताई गई है कि इसकी कितनी होती है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा है वो वाटर की है। फिर है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है? ये आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो इज़ इक्वल टू फ़ोर्स, ठीक है? रेट यानी चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है? फ़ोर्स के, ठीक है? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये भी एक है, वो आपको डेफिनिशन भी उसके अंदर बताई गई है चैप्टर के अंदर। तो ये शायद चैप्टर नंबर 8 है, या मोमेंटम आप लोगों ने शायद चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ा है। तो ये आप देख लीजिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम है वो किसके बराबर होता है? फ़ोर्स के। फिर उसके बाद है मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ जो है वो आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर बताया गया है। मास ऑफ जो अर्थ है वो कितना है? तो यहाँ पर जो हमें अर्थ का मास है वो एक बिल्कुल स्टैंडर्ड वैल्यू है, जिसे आप लोगों ने बिल्कुल याद रखना है, रट्टे के ज़रिए आप लोगों ने इसको याद रखना है। वो कितनी है स्टूडेंट्स? वो है जी 6 × 10 की पावर 6 × 10 की पावर 24 केजी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्या आपने इसको याद कर लेना अच्छी तरह। फिर उसके बाद द वेज बाय विच ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस आर। कहता है कि वो कितने तरीके हैं जिसके जरिए हीट जो है वो ट्रांसफर हो सकती है। अब उसने वेज हमसे पूछे हैं, ठीक है? तो ये वेज कितने होंगे? हमारे पास 3 वेज जो है वो हो सकते हैं। मैं आपको उनके ऑप्शन भी बता देती हूँ कौन कौन से। हमारे पास जो हीट जो है वो स्टूडेंट ट्रांसफर हो सकती है, वो हो सकती है 3 तरीकों से, 3 तरीकों से हो सकती है। अब कौन कौन से हैं ज़रा ये मैं बताती हूँ आपको। एक है जी हमारे पास कंडक्शन का तरीका, ठीक है? एंड दूसरे वाला तरीका है हमारे पास कन्वेक्शन का, ठीक है? कंडक्शन का, कन्वेक्शन का। एंड थर्ड वाला जो है वो है हमारे पास रेडिएशन का। ये मैं पहले एमसीक्यूज में भी आपको बता कर आई हूँ, रेडिएशन का। तो ये 3 तरीके हैं, आप लोगों ने याद रखना है। हीट के ट्रांसफर होने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं, मैंने तीनों के नाम भी आपको बता दिए। फिर उसके बाद है कि वाटर जो है वो कितने सेंटीग्रेड पर जो है वो फ्रीज होता है। वाटर जो है वो कितने सेंटीग्रेड पर फ्रीज होता है। तो आपको पता है कि जो जब ज़ीरो आपके पास आ जाती है, 0 सेंटीग्रेड, तो वहाँ पर आके जो पानी है वो फ्रीज हो जाता है, ठीक है? तो अब जो 0 सेंटीग्रेड है, ये अगर हम इसको, क्योंकि यहाँ पर उसने अब हमें फ़ारेनहाइट में वैल्यू दी है एंड केल्विन के अंदर वैल्यू दी है। अगर हम 0 सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में लेते हैं, 0 सेंटीग्रेड को जब हमें फ़ारेनहाइट के अंदर चेंज करना होता है, तो उसको हम इसके अंदर हम जो है वो 32 ऐड करते हैं, ठीक है? तो उसकी वजह से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा? 32 फ़ारेनहाइट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? दैट इज़ बी ऑप्शन। अब स्टूडेंट्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। वो कहता है द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन एसआई इज। कहता है कि नंबर ऑफ, ये आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक ब्लॉक भी दिया गया है, आप उसको दे सकते हैं। उसके अंदर आप लोगों को 7 बेस यूनिट्स जो है वो बेसिकली दिए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे कि उसने मीटर बताया है, किलोग्राम है, कैंडेला है, इस तरह केल्विन, एम्पीयर, इस तरह से 7 उसने जो है वो बेसिकली आपको बताया है, तो वो आप लोगों ने देख लेने हैं। इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी। फिर है द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड। टर्निंग इफेक्ट ऑफ क्या होता है? उसको हम टार्क बोलते हैं, ठीक है? तो ये आई थिंक आपको 3 या 4 चैप्टर में ये टॉर्क का कॉन्सेप्ट बताया गया है, ठीक है? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड द टॉर्क। ये आपको डेफिनेशन भी बताई गई है, यानी कि जब कोई फोर्स जो है जब कोई फोर्स किसी बॉडी को रोटेट कर देती है तो उसको हम टॉर्क बोलते हैं, ठीक है? तो ये आप लोगों ने कॉन्सेप्ट याद रखना है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क डन विल बी जीरो व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्टेंस इज। कहता है अब एंगल क्या होगा जब वर्क डन विल बी जीरो व्हेन द एंगल बिटवीन। कहता है कि जब वर्क डन जीरो होगा जब एंगल कितना होगा उन दोनों के। अब आप लोगों ने ये याद रखना है कि जब एंगल यानी कि जब इसका जो है वो वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो क्या है? वर्क डन को जो बेसिकली फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास होता है। अब ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ये गलती से क्लिक हो गया। मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बताती हूँ। जैसे यहाँ पर जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी। एफ डी कॉस थीटा होता है ना। अब एफ डी यहाँ पर है कॉस थीटा। अब अगर जब हम थीटा की जगह स्टूडेंट्स हम लोग पुट करेंगे 90 को, तो जब कॉस 90 आएगा, आप लोग ज़रा इसको कैलकुलेट करके देखिए। जब हम कॉस 90 करेंगे, कॉस 90 जब हम करेंगे तो फिर जीरो आ जाएगा, उसका जो आंसर आएगा वो जीरो आएगा। तो मतलब क्या है कि जब हम एंगल की जगह 90 पुट करेंगे तो तब जीरो आएगा। मतलब क्या है कि जब दो ऐसे सब ऑब्जेक्ट जिनके दरमियान 90 का एंगल बन रहा हो, तब जो है वहां पर वर्क डन कितना होगा? दैट विल बी जीरो। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दैट इज 90। 60 नहीं, वो गलती से जो है वो क्लिक हो गया। 90 जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। कहता है कि एक बॉल है और इसको हम लोगों ने वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ फेंका है। कहता है इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट वेलोसिटी विल बी। इसकी वेलोसिटी कहता है कितनी होगी जब ये हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाएगी, तब जो है वो इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, वो आप लोगों ने बतानी है। तो वो हम देख लेते हैं।
अब यहाँ पर उसकी वेलोसिटी किस तरह से फाइंड करनी है ये मैं आपको बताती हूँ। कहता है कि जब हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो क्या होगी, बॉल जो है वो स्टूडेंट क्या होती है कि ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है? ऊपर की तरफ जा रही है यानी जो उसकी वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है, ठीक है? उसकी वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है। लेकिन जो ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड लग रही है, यानी जो ज़मीन खींच रही है वो नीचे की जानिब है, वो क्या है -9 पर, यानी वो माइनस में है। अब बॉल की जो वेलोसिटी है वो ग्रेजुअली जो है वो डिक्रीज़ होती जा रही है, ऊपर की तरफ जब जा रही है उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचकर जो बॉल जो है वो टेम्परेरी तौर पर जो है वो स्टॉप करेगा। थोड़ी की देर के लिए यहाँ पर कुछ सेकंड्स के लिए बॉल जो है वहाँ पर स्टॉप करेगा। थोड़ा-सा स्टॉप करने के बाद जो है वो बॉल दोबारा डाउनवर्ड आना शुरू हो जाएगा। अब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचकर जो उसकी वेलोसिटी होगी वो 0 होगी क्योंकि बॉल ऊपर जा रहा है। अब हाईएस्ट पॉइंट पर जब वो पहुँचा है तो वो कुछ सेकंड के लिए ऊपर स्टॉप करेगा। जब स्टॉप करेगा तो तब उसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो इस वजह से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? दैट विल बी 0। फिर है हमारे पास द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून। मून के ऊपर अब जी की वैल्यू क्या है ये आपको सेकंड वाले चैप्टर के अंदर जो है ये अच्छी तरह बताया गया है कि जी की वैल्यू है वो कहाँ पर कितनी है। तो आई थिंक सो कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जी 1.62 आई थिंक सो। यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए होगा। ये भी एक मैथमेटिकल है, ये रट्टा बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको बिल्कुल इसको जो है वो याद करना होगा अपनी लिस्ट के अंदर। इसको ऐड कर ले नोट्स वाली लिस्ट के अंदर। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इनमें से वेक्टर कौन सा है? अब वेक्टर किसको कहते हैं स्टूडेंट? जिनकी हम लोग जो है वो क्वांटिटी के साथ साथ उनकी जो डायरेक्शन है उसको भी स्टडी करें। इसमें से वो पूछ रहा है कि जो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है इसमें से, ठीक है? तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होता है जिसकी हम लोग मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी स्टडी करें, ठीक है? तो अब इसमें से डिस्टेंस, अब कोई अगर ये पूछे कि मैंने इतना डिस्टेंस कवर किया, अब कोई ये तो नहीं ना बताएगा कि मैंने इतना डिस्टेंस कवर किया राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे या इतना, तो उसकी डायरेक्शन नहीं बताई जाएगी। लेकिन वेट जो है उसकी डायरेक्शन होती है। यू नो कि जो वेट है वो क्या होता है कि ज़मीन की फोर्स से उस बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, तो वेट की जो डायरेक्शन होती है वो डाउनवर्ड होती है। तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन होगी, इसलिए ये जो है हमारा थोड़ा सा करेक्ट आंसर बन रहा है। एंड मास की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्पीड की भी कोई नहीं होती, सो इस वजह से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? दैट इज बी। फिर उसके बाद है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। कहता है कि जो एफ है एंड डी है उसका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या होता है? एज यू नो वेरी वेल के वर्क डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा डी वाला। फिर उसके बाद है रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल बाय। कहता है कि जो रेसिंग कार्स होती हैं वो किस तरह से स्टेबल की जाती हैं, ठीक है? अब यहाँ पर जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर उन्होंने बताया गया है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टूडेंट्स यानी कि सी जी, जैसे कि हम लोगों ने उसको रीड किया। आई थिंक सो ये कि आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी बाय चांस देख लीजिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो जितना भी गाड़ियों का कम रखा जाए उतना ही जो गाड़ी है वो स्टेबल ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी। तो इस वजह से जो अगर उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कम कर दिया जाए तो फिर जो है वो उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स क्या किया जाता है? उसके लिए जो है वो इनकी जो टिप टिप है कार की उसको जो लो कर दिया जाता है, ठीक है? लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जो है वो उनकी जो टिप है उनको कम कर दिया जाता है। एंड फिर उसके बाद जो है वो हाई स्पीड उनकी रखी जाती है, स्पीड जो है वो उनकी हाई रखी जाती है। फिर उसके बाद जो है वो उनकी जो अब एक और यहाँ पर पॉइंट आ सकता है कि जो टर्निंग के दौरान जब यानी जब गाड़ी ने यू टर्न लेना हो, टर्निंग के दौरान जो है वो उनके दौरान जो बैलेंस है वो बेहतर बनाती है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं कि जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कम किया जाए तो फिर क्या होता है, यानी कि उनकी जो लो ग्रेविटी है वो उनकी जो स्टेबिलिटी है उसको बढ़ाती है। किस तरह बढ़ाती है? यानी जब गाड़ी हाई स्पीड पर होगी, अगर तो हमने इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने उनका कम रखा हुआ है, सी आर नहीं, यहाँ पर सी जी आएगा, ग्रेविटी है ना तो जी आएगा। अगर हमने इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम रखा हुआ है तो फिर उससे क्या होगा कि हमारी कार स्टेबल रहेगी। एंड उससे क्या होगा कि जब हम टर्निंग अपना पॉइंट लेंगे तो उससे जो है हमारी कार फिसलेगी नहीं रोड पर बल्कि स्टेबल रहेगी, ठीक है? तो उससे इसलिए हमारा जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है? फिर उसके बाद है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? नॉर्मल यू नो कि हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 37 सेंटीग्रेड, ठीक है? नॉर्मल हमारा 37 सेंटीग्रेड ही होता है। 15 तो बहुत ज़्यादा लो है एंड यहाँ पर 37 ये करेक्ट है एंड 37 फ़ारेनहाइट में नहीं, एंड ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। तो इसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज, अब पावर का यूनिट जो है वो एसआई में कितना है? सिस्टम इंटरनेशनल में जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो यू नो कि इसका जो यूनिट है एसआई में वो वाट है। वैसे तो इसको हम पास्कल भी बोलते हैं, ठीक है? तो लेकिन फिर भी जो है वो इसका यूनिट जो है वो एसआई में इन ऑप्शन में से अगर देखा जाए तो वाट जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ए वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। फिर है द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ। डेंसिटी जो है अब इसको मेजर किस तरीके से किया जा सकता है? अब उसने हमें ये बताया है
तो यहाँ पर जैसा कि हमें डेंसिटी वाले टॉपिक में हमने तो पढ़ा था कि अर्शिमीदस का जो प्रिंसिपल है, जो उसका असूल है, उसके ज़रिए से हम लोग जो है वो अपना जो डेंसिटी है उसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। पास्कल लॉ ने हमें आई थिंक तो हाइड्रोलिक सिस्टम बताया, एंड हुक लॉ ने हमें स्प्रिंग के लिए वो वाला सिस्टम बताया, यानी वो वाला F इज़ इक्वल टू kx वाला, एंड अर्शिमीदस ने हमें बताया कि किस तरह से फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के लिए जो है वो अर्शिमीदस का जो किस तरह से हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल उनका ऐड कर सकते हैं और डेंसिटी उनकी फाइंड कर सकते हैं। एंड प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन ये भी जो है वो हमें अर्शिमीदस ने ही दिया था। यहाँ पर अर्शिमीदस का जो हम असूल है उसको हम अप्लाई करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर है जी उसके बाद द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड वेट रोड इज। अब वो कोफिशिएंट की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये भी साइड ब्लॉक में, बुक की साइड ब्लॉक में से उन्होंने चुना है। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट जो है वो 0.4 जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये साइड ब्लॉक्स जितने भी होते हैं स्टूडेंट्स एक बुक के जो है वो साइड्स पे, वो आप लोगों ने करने होते हैं, क्योंकि उनके अंदर से काफ़ी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब ये बुक है, ये साइड ब्लॉक है, ये आप करेंगे, एंड देन ये वाला है, ये आप लोग करेंगे। मैं इस फुल बुक की जितने भी इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं, इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज बन सकते हैं, मैं वो भी जो है अपलोड कर दूंगी। अब इसमें से आपको पूछे जा सकते हैं आर्ट ऑफ एम, तो कुछ भी आपको मिली की वैल्यू पूछे जा सकते हैं, जैसे अभी उन्होंने रिसेंटली हमें पूछा कि माइक्रो बड़ा है, नैनो बड़ा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये सब कुछ। तो ये वाला जो ऑप्शन है जो अभी भी मैंने आपको करवाया, वो भी जो है वो साइड बॉक्स से ही पूछा गया है। तो पता चला कि साइड बॉक्स में से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। तो वो वाले जो बच्चे जो कि टॉप करना चाहते हैं, जो कि फुल मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट चीज़ यही है कि वो सेफ जोन में रहते हुए साइड बॉक्स को भी साथ साथ कवर किया करें। देन इसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर इज मेजर्ड इन। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारे पास किसी भी सब्जेक्ट की अमाउंट होती है उसको हम किस चीज़ के अंदर मेजर कर सकते हैं, उसको हम मोल के अंदर मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं इतने मोल, 1 मोल ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ कार्बन, तो इसलिए जो मोल है वो इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड न्यूटन जो है वो जो है फोर्स का यूनिट है, एंड किलोग्राम जो है वो मास के लिए यूज़ किया जाता है, एंड ग्राम जो है वो भी मास के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो मोल के अंदर की जाती है, क्या मेजर। फिर इसके बाद न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ। कहता है कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो किसकी एब्सेंस में जो है वो वैलिड होता है, ये आप लोगों ने देखना है। अब न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो कहता क्या है, वो ये कहता है कि एक बॉडी जो है वो अपनी चाहे वो रेस्ट की मोशन में है या वो मूव कर रही है, उसको जारी रहेगा जब तक उसके ऊपर एक फोर्स ना लगे। फॉर एग्जाम्पल कहता है कि अगर बॉल मूव कर रही है, वो मूव करती ही रहेगी जब तक उसको पाँव से या हाथ से रोका ना जाए, ठीक है। और इसी तरह कहता है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है, फॉर एग्जाम्पल बॉल रेस्ट में पड़ा हुआ है, तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उसको आके फोर्स ना लगाया जाए और उसको हिट ना किया जाए। तो इन द एब्सेंस ऑफ, कहता है कि एब्सेंस ऑफ के किसकी एब्सेंस में जो है वो करता है। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग नेट फोर्स को 0 ले लें, तो बॉडी जो है वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी, ठीक है। अगर हम नेट फोर्स को अप्रॉक्सीमेटली 0 ले लें, तो बॉडी जो है वो एक्सेलरेट या डिसेलरेट नहीं करेगी, डिसेलरेट या एक्सेलरेट करेगी। तो इस वजह से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, नेट फोर्स। फिर है जी द मोशन ऑफ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड। कहता है कि बॉडी की अपने एक एक्सिस की रोटेट जो मोशन है, फॉर एग्जांपल ये बॉडी का एक्सिस है, और इसके अराउंड बॉडी का मूव करना उसको हम क्या बोलते हैं। फॉर एग्जांपल क्लॉक जब अपने एक्सिस के इर्द गिर्द उसकी जो नीडल्स होती हैं वो मूव करती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी को अपने एक्सिस के जरिए रोटेट करना उसको बोलते हैं रोटेटरी मोशन, यानी रोटेट करना बार बार एक वस्ती पोजीशन के गिर्द, उसको हम रोटेटरी मोशन बोलते हैं। फिर है जी द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज 2 कंपोनेंट्स, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, जिसको हम जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है, वेक्टर एफ, इसको हम ले लेते हैं, एंड इसके अब दो कंपोनेंट बनते हैं, एक है हमारे पास जी एफ एक्स एंड एक है जी हमारे पास एफ वाई, ठीक है। ये है हमारे पास वर्टिकल एंड ये है एक्स कंपोनेंट जो कि हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पर कितने कंपोनेंट बने हैं, दैट इज 2, तो यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर है जी उसके बाद हमारे पास टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूस। दो ऐसी लाइंस जो कि तादाद में तो बराबर हो, लेकिन जो उनकी डायरेक्शन है वो डिफरेंट हो, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं कपल, ठीक है। कपल क्रिएट करती हैं दो ऐसी लाइंस जो कि अपोजिट फोर्सेस हों, लेकिन अपोजिट में डायरेक्शन में हो, लेकिन उनकी तादाद सेम हो, तो उनको क्या वो क्या पेश करती हैं, कपल पेश करती हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने डेफिनेशन भी पढ़ी होगी। फिर है जी उसके बाद अगला हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर डिराइव्ड यूनिट। कहते हैं इनमें से कौन सा एक ड्राइव यूनिट नहीं है, पास्कल नहीं है, किलोग्राम नहीं है, न्यूटन नहीं है, वाट नहीं है। अब देखा जाए तो पास्कल जो है वो यूनिट है हमारे पास जो है वो ड्राइव किया हुआ, ठीक है। जैसे कि पास्कल किसके बराबर होता है, N-2, ये फोर्स का उसका प्रेशर का है। किलोग्राम जो है ये जो है ये किसी से ड्राइव नहीं किया हुआ है, एंड न्यूटन जो है वो एक फोर्स का यूनिट है, एंड फोर्स इज इक्वल टू एम, वो भी ड्राइव किया हुआ है, वाट भी जो ड्राइव किया हुआ है।
जैसे अगर इसमें से देखा जाए हमारे पास तो किलोग्राम जो है वो ड्राइव यूनिट नहीं है, ये एक बेस यूनिट है। जब आप बेस यूनिट का निकाल कर देखेंगे इस तरह से टेबल, तो आपको पता चलेगा बेस यूनिट जहाँ पर टेबल आएगा कि इसमें से जो हमारे पास ये देखिए ये बेस यूनिट का टेबल है और इसमें से जो है वो किलोग्राम जो है वो एक ऐसा ये है जो कि ड्राइव नहीं। बाकी ये सारे ड्राइव हैं, ये सारे ड्राइव हैं, बट ये ड्राइव नहीं है, ये बेस यूनिट है। तो आप लोगों ने ये अच्छी तरह याद कर लेना है। फिर है जी उसके बाद हमारे पास इन आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन सी इज द सी, अब क्या मैंने आपको पहले भी बताया, सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को जो है वो स्टैंड आउट करता है। फिर है जी द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होती है ये उसने पूछा है, ठीक है। तो ये अब हमें बताना है कि जो वाटर की स्पेसिफिक हीट है। अब स्पेसिफिक हीट का जो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि ये साइड ब्लॉक में से आया है क्वेश्चन, और इसकी जो वैल्यू है एग्जैक्ट वो आपको पता होना चाहिए। ये याद करने वाला है वो कितनी है 4200, और साथ में इसको यूनिट आ जाएगा। ये आपने यूनिट को भी अच्छी तरह याद करना, यूनिट तो सबके सेम है लेकिन वैल्यू सबकी चेंज है और आपको वैल्यू अच्छी तरह आनी चाहिए। फिर है जी ऐसे यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब ऐसे यूनिट ऑफ मोमेंटम पूछा हुआ है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मोमेंटम यू नो के किसके इक्वल होता है। मोमेंटम को हम लोग यहाँ पर शो करते हैं पी से, ठीक है। मोमेंटम को हम लोग छोटे पी से इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वो किसके बराबर होता है, जब हम मास एंड वी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमारे पास क्या आता है, मोमेंटम आता है। तो मोमेंटम का अगर हम लोगों ने यूनिट फाइंड करना है तो उन दोनों का यूनिट फाइंड करना पड़ेगा। तो यू नो के मास का जो यूनिट होता है वो हमारे पास होता है किलोग्राम, एंड वी का यूनिट क्या होता है हमारे पास एम एस। तो जब हम इन दोनों को लिखेंगे तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, एम एस माइनस वन, सॉरी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, दैट इज बी ऑप्शन। ये ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, सो बी वाले ऑप्शन पे हम लोग टिक कर देंगे। फिर है रेट ऑफ डूइंग वर्क इसका, यानी वर्क को करने की शरह के क्या क्या कहलाती है, दैट इज पावर, ठीक है। यानी वर्क तो आपने किया है, कितने टाइम में किया, जब टाइम वाला फैक्टर आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज पावर। फिर है द एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी ड्यूरिंग द मोशन इज कॉल्ड, कि एनर्जी जो है वो मोशन के दौरान जो एनर्जी लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शनली काइनेटिक एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो कि हाइट की वजह से होती है, एंड काइनेटिक एनर्जी जो कि मोशन की वजह से होती है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। पी है द वैल्यू ऑफ द जी एट अ हाइट इक्वल टू 1 अर्थ रेडियस अबव द सरफेस इज। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि जो हमारे पास जी की वैल्यू होगी कहाँ पर, कि जब हमारे पास हाइट जो है इक्वल टू द 1 अर्थ रेडियस अबव द सरफेस, सरफेस के ऊपर जब हम लोग चले जाएंगे वहाँ पर जी की वैल्यू जो है वो कितनी होगी। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि जो जी की वैल्यू है, जो जी की वैल्यू है स्टूडेंट्स, वो हाइट के साथ साथ जो है वो डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। हाइट के साथ डिक्रीज होती जाती है। एंड यहाँ पर अब आप लोग अगर यहाँ पर जी का ये वाला फार्मूला पुट करेंगे, अब यहाँ पर थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है लेकिन अगर आप लोग करना चाहें तो वेल डन। यहाँ पर एक यहाँ पर है हमारे पास जी डैश इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। यहाँ पर आर स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर ओवर आर प्लस एच, एंड इसका स्क्वायर आ जाएगा ब्रैकेट। तो ये है जी फार्मूला। अगर हम इस फार्मूले को पुट करेंगे, आर स्क्वायर की जगह हमको लोग क्या लगा देंगे, कुछ भी नहीं, एंड यहाँ पर आर प्लस एच है, ठीक है। तो आर का स्क्वायर आ जाएगा एंड एच का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह अगर हम इन सारे प्रोसीजर को कंप्लीट करें तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो आता है जी ओवर 4। मैंने आपको फार्मूला भी बताया, आप इसको भी पुट करके देख सकते हैं, थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है लेकिन इसका जो है वो जी ओवर 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन। आप इसको रट्टा भी लगा सकते हैं, जैसे भी आप इसको अच्छी तरह से इसकी जो कैलकुलेशन है वो भी करके देख सकते हैं। जी ओवर 4 जो है वो इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर है अब मेयर में, मेजरिंग सिलेंडर इज यूज्ड टू मेजर। अब मेजरिंग सिलेंडर आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, ये जो है वो वॉल्यूम को बेसिकली मेजर करने के लिए यूज होता है। फिर उसके बाद है लीस्ट काउंट ऑफ डिजिटल वर्नियर कैलिपर, ये जो है वो हमारे पास आया है फर्स्ट चैप्टर में से। ये वर्नियर कैलिपर का जो आप लोगों ने बताना है लीस्ट काउंट, तो वो क्या होता है 0.01 मिलीमीटर। वजह से हमारा जो है बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जितने भी आप लोगों ने लीस्ट काउंट पढ़ने हैं ये आप लोगों ने याद रखने हैं, अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लीजिए, ये एमसीक्यूज के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो यूज होते हैं। फिर उसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वुड। अब वुड की यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी पूछी है, ये भी साइड ब्लॉक में से आया है। तो वुड की स्टूडेंट जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है दैट इज 0.08, साथ में ये यूनिट आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने इस चीज़ को भी अच्छी तरह से याद कर लेना है। फिर है उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट अफेक्ट्स एवापोरेशन, यानी एवापोरेशन के अमल को कौन सी चीज़ अफेक्ट करती है। टेम्परेचर करता है, विंड करता है, सरफेस एरिया, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि जब टेम्परेचर किसी चीज़ को ज़्यादा दिया जाए तो वो चीज़ जल्दी इवापोरेट हो जाती है। जब विंड हवा चल रही हो तो कपड़े ज़्यादा जल्दी खुश्क हो जाते हैं। जब किसी भी मटेरियल को, फॉर एग्जांपल पानी है, तो उसको हम ज़्यादा बड़े एरिया में फैला देते हैं तो वो जल्दी जो है वो खुश्क हो जाता है।
तो इस वजह से यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आएगा। तो यहाँ तक हमारे 49 हुए। फिर उसके बाद है 50 लैंड एंड सी ब्रीजेज आर द एग्जांपल ऑफ। कहता है कि यहाँ पर लैंड और सी ब्रीज जो है वो किसकी एग्जांपल है, तो ये आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर कन्वेक्शन जो है वो एग्जांपल हो सकती है। ठीक है, लैंड एंड सी ब्रीज जो है वो किसकी एग्जांपल है, कन्वेक्शन की। अब सी ब्रीज लैंड ब्रीज क्या होती है स्टूडेंट, लैंड ब्रीज होती है कि लैंड जो है वो हमारी क्विकली जो है वो कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। एंड सी सी जो होता है कि वो सी जो है वो गर्म ही रहता है। ठीक है, उसकी जो हीट है वो क्या होती है, हाई स्पेसिफिक होती है नाइट के टाइम में। ठीक है, डे के टाइम में क्या होता है कि जो हमारी जो एयर है वो ऊपर की तरफ चलती है, लैंड से ऊपर अबव यानी राइजेज होती है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये कन्वेक्शन की जो है वो एग्जांपल है। ठीक है, रात के वक्त जो है वो हमारी जो हवा होती है वो चलती है लैंड से सी की तरफ, एंड दिन के वक्त क्या होता है कि हमारी जो हवा चलती है सी से लैंड की तरफ। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। तो यहाँ तक तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो हाफ एमसीक्यूज हैं वो कंप्लीट हुए 50। तो आई होप कि आपको ये जो पिछले 50 हैं वो अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर आपको अच्छे समझ आए हो तो अभी जाइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम जो है वो नेक्स्ट 50 स्टार्ट कर सकें। तो नेक्स्ट 50 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को अपना चैनल दिखा दूँ। यहाँ पर आइए, देखिए यूट्यूब मैंने खोली है, डॉक्टर अब्दुल्ला अकेडमी के नाम से ये हमारा चैनल है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने रिसेंटली इंग्लिश के एमसीक्यूज 100 एमसीक्यूज के ऊपर वीडियो अपलोड की है। बहुत अच्छी वीडियो है, 100 एमसीक्यूज इसके अंदर कवर किए गए हैं। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर लाजमी जाकर, अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप इसको लाजमी, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लाजमी इस वीडियो को वॉच कीजिए। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक ग्रामर सीरीज़ को यहाँ पर कंप्लीट किया है, वो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट एंड लॉन्ग वो मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। ये आप देख सकते हैं, चैप्टर नंबर यहाँ पर 7 है, 6 है। तो इस तरह सारे चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग आप सकते हैं, आपको स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग वो कराए गए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर करवाया गया है आप लोगों को, फर्स्ट ईयर के भी मैंने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे यहाँ पर न्यूमेरिकल भी मैंने कवर किए हैं। ठीक है, तो ये आप न्यूमेरिकल भी यहाँ से कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 4 के हैं, चैप्टर नंबर इस तरह 5 के हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल भी मैंने यहाँ पर जो है वो कवर किए हैं। फिर उसके बाद है यहाँ पर कि ये देखिए ये सारे न्यूमेरिकल हैं, ये आप देख लीजिए। उसके बाद मैंने हर चैप्टर के जो टॉपिक हैं, टॉपिक बाय टॉपिक का करके ये मैंने कवर किए हैं। ये डायनामिक्स का चैप्टर है। इसके अलावा आ जाती है बारी यहाँ पर नेचर ऑफ फिजिक्स, लास्ट वाला जो चैप्टर है वो है। फिर उसके बाद मतलब कि सारी बुक मैंने कवर कर दी। यहाँ पर मैग्नेटिज्म वाला है, तो ये वाला बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो आप लोग काइंडली जाकर इन वीडियोज़ को वॉच कीजिए। जो भी टॉपिक आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो आप लोग कोई भी वीडियो जाके वॉच कर सकते हैं। ये 7 वाला चैप्टर है। तो इस तरह से फुल बुक के जो टॉपिक हैं वो कवर हुए हुए हैं। तो आप काइंडली जाकर इनको वॉच कीजिए और यहाँ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो जो है वो आप तक जो है वो थोड़ा सा जल्दी पहुँच सके। जी, तो डियर स्टूडेंट आगे हमने 50 कंप्लीट कर लिया। अब 50 वाला स्टार्ट होता है, देख लेते हैं क्या है। कहता है इन विच स्टेट डू मॉलिक्यूल्स नॉट लीव देयर पोजीशन। कहता है कि स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी पोजीशन नहीं, एज यू नो वेरी वेल कि मैंने आपको पहले ही बताया सॉलिड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ जुड़े होते हैं और वो हिलते जुलते नहीं है, मूवमेंट नहीं करते, इस वजह से वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते। जबकि लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स की जो पोजीशन है उनके दरमियान थोड़ा बहुत जो है वो फासला होता है। एंड गैस के केस में तो मॉलिक्यूल्स वैसे बहुत ज़्यादा दूर दूर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा दैट इज सॉलिड। ठीक है, उसके बाद है द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। अब ये आप सब जानते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर भी ये वाली जो वैल्यू है वो यूज़ हुई है कि वैल्यू ऑफ जी जो है सरफेस के ऊपर, कौन सी सरफेस के ऊपर मून की, उसकी करेक्ट वैल्यू क्या है, दैट इज 1.6। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, फिर है जी उसके बाद द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर ऑफ एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन आर रिलेटेड टू। कहता है कि ये वाली जो एक्सपेंशन हैं, 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन जो हैं ये किससे रिलेट करती हैं। अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला लिखना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक्सपेंशन जो है यहाँ पर उसने उसकी 2 टाइप्स बताई हैं एंड एक्सपेंशन की 3 टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल ए अल्फा, एक अल्फा होती है वो हम लोग लिखते हैं लीनियर के लिए, यानी कि लेंथ जब हमारी एक्सपेंड करती है उसके लिए। एंड अल्फा फिर एक लिखते हैं विड्थ के लिए, जब जो है चौड़ाई उसकी वाइड हो जाती है उसके लिए हम लोग डब्ल्यू फिर अल्फा लिखते हैं। एंड एक अल्फा होता है स्टूडेंट उसके लिए, उसकी जो हाइट बढ़ती है उसके लिए। तो यहाँ पर उसने हमें तीनों बताए हैं। कहता है कि बीटा इज इक्वल टू, जब हम इन तीनों का ऐड कर देंगे अल्फा प्लस अल्फा तो हमारे पास आ जाएगा 3 अल्फा। ठीक है, तो इस वजह से जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास वो क्या होगा, दैट इज बी इक्वल टू 3 अल्फा बी वाला। ठीक है, फिर है जिसके बाद द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड इज। अब मीटर रॉड जो है उसका लीस्ट काउंट हमें पूछा गया है। तो मीटर रॉड का, जो नो वेरी वेल, कि आप लोगों ने फर्स्ट वाले चैप्टर के अंदर मीटर रॉड पढ़ा। एंड मीटर रॉड का जो हम लोगों ने करेक्ट पढ़ा लीस्ट काउंट वो पढ़ा 1 मिलीमीटर जो है इसके ऊपर स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है। तो 1 मिलीमीटर तक ये करेक्ट जो है वो रीडिंग ले सकता है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर इसको जो है वो
1 मिलीमीटर जो है वो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा, ठीक है। फिर है जी उसके बाद हमारे पास के द नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल्स आर, कि वो कौन-कौन सी फोर्सेस हैं, ऐसी कितनी फोर्सेस हैं जिनको हम जो है ऐड कर सकते हैं थ्रू द हेड टू टेल रूल, तो वो हमें बताना है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हेड टू टेल रूल है उसके ज़रिए जितनी मर्ज़ी फोर्सेस हों वो ऐड हो जाती हैं, ठीक है। वो ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पर इसलिए जैसे कि हम पहली फ़ोर्स को इस तरह से ऐड करेंगे, दूसरी को इस तरह से करेंगे एंड तीसरे वेक्टर को इस तरह से करेंगे, चौथे को इस तरह, तो मतलब जितनी मर्ज़ी अगर हो जाए तो हम उनको ऐड कर सकते हैं। एंड जो लास्ट वाला होगा उसको हम अपने फर्स्ट वाले वेक्टर्स के हेड को लास्ट वाले वेक्टर का जो फर्स्ट वाले वेक्टर की टेल के साथ उसकी टेल लगेगी एंड लास्ट वाले वेक्टर के हेड के साथ वो वाला वेक्टर के हेड मिला देंगे, तो उससे हमारे पास जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से करेक्ट आंसर क्या होगा, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है जिसको हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है व्हाट हैपेंस टू द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ वॉल ऑफ इट्स थिकनेस इज डबल्ड, कहता है कि अगर थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होगी जब हम इसकी वाल को डबल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी होती है जिसको हम Q/T से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, अगर हम इसका फार्मूला लिखें तो फार्मूले के अंदर स्टूडेंट डेल्टा टी बटा डी आता है, यानी कि डी थिकनेस को ज़ाहिर कर रहा होता है। तो जब हम थिकनेस को डबल कर देंगे तो जब ये डबल होगा तो ये मतलब हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास जो क्यू है थर्मल कंडक्टिविटी जो बेसिकली है क्यू जो है वो इसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है, तो जब हम इसको डबल करेंगे तो मतलब ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने के नाते ये जो है ये बिल्कुल हाफ हो जाएगा, सो सी ऑप्शन इज द। फिर है बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट टू अ मूविंग बॉडी बाय टाइम वी ऑब्टेन, तो जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी आती है, ये सबको पता है। फिर है हमारे पास द एनर्जी स्टोर्ड इन डैम, डैम के अंदर एनर्जी स्टोर होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि स्टूडेंट वो हाइट पर होता है डैम, तो हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे होते हैं। फिर है उसके बाद के द फॉर्मूला फॉर प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला होता है एफ ओवर ए, फोर्स को जब हम डिवाइड करते हैं एरिया के साथ तो उससे हमारे पास प्रेशर जो है वो आ जाता है। फिर है उसके बाद के विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज द लाइटेस्ट, अब यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन-सा जो सब्सटेंस है वो सबसे लाइटेस्ट सब्सटेंस है वो बताना है आप लोगों ने। तो यहाँ से जो एल्यूमीनियम है वो हमारे पास सबसे लाइटेस्ट जो है वो सब्सटेंस है, और इसी वजह से एल्यूमीनियम को एयरक्राफ्ट्स के अंदर एंड किचन के अंदर कितने भी अप्लायंसेस यूज़ होते हैं उसके अंदर और कार्स वगैरह के अंदर जो है वो इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका जो वेट होता है वो बहुत कम होता है, बहुत लाइट होता है, ये इस वजह से इसको जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर है उसके बाद मेजर सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, तो एज यू नो वेरी वेल के हमारे पास जो सन है वो मेजर सोर्स है हीट एनर्जी का। फिर है एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल सिस्टम, जो एफिशिएंसी है आइडियल सिस्टम की वो होती है स्टूडेंट हमारे पास 100%, क्योंकि जो एक रियल सिस्टम होता है, रियल सिस्टम होता है उसकी तो एफिशिएंसी 100% कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि जब हम इनपुट को आउटपुट के अंदर चेंज करते हैं तो कुछ एनर्जी हमारे पास हीट की शेप में, लाइट की शेप में, साउंड की शेप में ज़ाया हो जाती है। लेकिन अगर आइडियल सिस्टम पूछे तो तब जो है वो हमारी जो एफिशिएंसी होगी वो 100% हो, ठीक है। तो 64 वाला क्या कह रहा है, कहता है इन एसआई द यूनिट ऑफ टॉर्क इज, अब यहाँ पर टॉर्क का यूनिट पूछ रहा है। तो टार्क का स्टूडेंट यूनिट जो होता है एज यू नो वेरी वेल के टार्क जो है वो हमारे पास बराबर होता है एफ डी या एफ मल्टीप्लाई बाई आर, ठीक है। एफ मल्टीप्लाई बाई आर के बराबर होता है, एंड यहाँ पर जो अगर हम इसको लिखते हैं इसका यूनिट तो हमारे पास न्यूटन मीटर आ जाता है, क्योंकि एफ का यूनिट होता है न्यूटन एंड आर का यूनिट होता है मीटर, तो यहाँ पर न्यूटन मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लेड, अब लेड का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, लेड का बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट होता है 1750। तो ये आप देख सकते हैं कि जहाँ पर वो बॉइलिंग पॉइंट वाला चैप्टर है वहाँ पर जब हम लोगों ने पढ़ा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वाला, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं 1750 लेड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इतना है, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये आपको याद रखना पड़ेगी, अप्रॉक्सीमेटली ये 1750 के बराबर होता है। फिर है जी उसके बाद के विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ द मोमेंटम, अब मोमेंटम का यूनिट यहाँ पर बेसिकली क्या है। अब मोमेंटम जो होता है स्टूडेंट, मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास p इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाई वी, क्या, तो एम मल्टीप्लाई बाई वी होता है इसका यूनिट फॉर्मूला। तो m जो है मास, इसका यूनिट होता है हमारे पास किलोग्राम, एंड वेलोसिटी का यूनिट होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम इसको किसी और फॉर्म में लिखें तो वो हमारे पास बनता है न्यूटन सेकंड, ठीक है। मतलब ये कि किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, न्यूटन सेकंड के, ठीक है, न्यूटन सेकंड के इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारे पास नंबर ए, दैट इज न्यूटन सेकंड, ठीक है। फिर है जी उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन वेट इज द, अब जो वेट है वो पूछ रहा है कि वेट क्या है। तो वेट जो है वो एक फैक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये जो है इसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी होती है डाउनवर्ड, तो यहाँ पर वेट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिर है द वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज, अब जी की वैल्यू यहाँ पे पूछी है, ये भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है और इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगर हम एनालिसिस करें इन सब में से तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो बनता है दैट इज
6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, ए वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि यही इसकी करेक्ट वैल्यू है। फिर है जिसके बाद एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रो सेकंड इज इक्वल टू। अब कहता है कि ये जो है वो इनमें से किसके इक्वल होता है। अगर स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर ये देखिए 200 है, 200 को हम लोग लिख लेंगे एंड साथ में क्या है माइक्रो, एज यू नो वेरी वेल के माइक्रो जो है वो हमारे पास बराबर होता है 10 की पावर -6 के, तो हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि 2 है तो 2 के जो साथ में 2 जीरो हैं, अगर उनको हम 10 की पावर -2 सॉरी 10 की पावर 2 के अंदर हम इनको लिख लें और साथ में हमारे पास ये 10 की पावर -6 आ जाए, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को जो है वो ऐड कर दें तो क्या बनेगा देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई 10, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 जब हम -6 करेंगे तो हमारे पास जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 2 -6। तो ये बनेगा कुछ इस तरह से 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 बन जाएगा। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर उसके बाद है जी 70 विच वन इज नॉट अ ड्राइव्ड यूनिट। अब अगर इन चारों में से देखा जाए तो कहता है कि मीट जो वाट है, वाट जो है वो भी एक इस तरह से ऑप्शन है उसका ड्राइव का, कहता है कि कौन सा ड्राइव यूनिट नहीं है, यानी कौन सा बेस यूनिट है। ये भी ये ड्राइव है, ये भी ड्राइव किया गया है, ये भी ड्राइव किया गया है। जो किलोग्राम है वो एक बेस यूनिट है। ये आप लोग फर्स्ट चैप्टर के अंदर जहाँ पर बेस यूनिट एंड ड्राइव यूनिट का टॉपिक है वहाँ पर साइड ब्लॉक दिए गए हैं, आप वहाँ पर जाके इनको रीड कर सकते हैं। और उसके अंदर दिया गया है कि किलोग्राम जो है वो हमारा बेस यूनिट है। फिर स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज। अब एक एक्सिस के गिर्द बॉडी का घूमना उसको हम जो है वो रोटेटरी मोशन कहते हैं, यानी रोटेट करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो वाच होती है हमारी, ठीक है, क्लॉक होता है, वॉच होती है, पंखा है, इसके अलावा लट्टू है, जो हमारी अर्थ है वो अपने एक्सिस की गिर्द घूम रही होती है। तो रोटेट करने को जो है वो रोटेटरी मोशन बोल रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फिर है जी उसके बाद हमारे पास कि डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी फाउंड विद। डेंसिटी जो है वो किस तरह से फाउंड की जा सकती है, अभी उसने हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। अब जो अर्शमीदस का प्रिंसिपल है डेंसिटी फाइंड करने का वो बेहतरीन तरीका है। अर्शमीदस का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जब बॉडी जो है वो इमर्स हुई होती है एक फ्लूइड के अंदर, तो उसका जो एक्सपीरियंस है अपवर्ड उठने का, तो वो वाली जो फोर्स है वो बराबर होती है उसके वेट के। तो मतलब वो हमें जो है वो डेंसिटी का जो तरीका है वो मुहैया कर रहा होता है। तो ये जो अर्शमीदस का असूल है वो किस तरह कहता है कि हाउ टू फाइंड डेंसिटी, हम डेंसिटी को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। कहता है कि आपने क्या करना है कि एक बॉडी को फ्लूइड के अंदर डुबोना है, तो फिर जो बायोनेट फोर्स होगी उसको आप लोगों ने मेजर करना है। तो उससे क्या होगा कि जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड होगा उसका आप लोग मास मालूम करेंगे, तो उसे जो है वो डेंसिटी इज इक्वल टू मास और वॉल्यूम वाले फॉर्मूले के अंदर मास को पुट करेंगे, तो उसे जो है वो आप लोगों की डेंसिटी निकल आएगी, ठीक है। इसके अलावा जो हिकुला है वो हमारे पास स्प्रिंग यानी एफ इज इक्वल टू के एक्स उसने फाइंड करके दिया। एंड दूसरा जो पास्कल ला है उसने हमें जो है वो हाइड्रोलिक सिस्टम वगैरह जो है वो करके दिया। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा श्मीदस प्रिंसिपल। फिर है हमारे पास ट्रेन मूविंग एट 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड इन मीटर पर सेकंड। कहता है कि इसको अगर हम मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करें तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो स्टूडेंट इसमें ये देखिए कि अगर हम लोग जो है वो 36 को, क्योंकि किलोमीटर को हम लोगों ने चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो 36 को अगर हम लोग 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन उसको हम लोग डिवाइड करते हैं 3600 के साथ, 3600 के साथ, तो उससे जो है वो क्या होगा कि 36 से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 20 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा 10। इस वजह से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, दैट इज 10, ठीक है। फिर उसके बाद है मोड ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर इज मेजर्ड इन। आप जानते हैं कि मोड ऑफ सब्सटेंस को मोल के अंदर जो है मेजर किया जाता है। फिर उसके बाद है अ बॉल थ्रोन अपवर्ड एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज। कहता है कि बॉल हम लोगों ने ऊपर फेंका है और हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर उसकी वेलोसिटी क्या होगी। फ्रेंड्स आप गौर करें कि अगर जब हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ऊपर की जानिब फेंकते हैं, तो बाल जो है जब ऊपर अपवर्ड ऊपर की जानिब जाता है तो उसकी जो ग्रेविटी की फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रही होती है। जब बॉल जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर पहुंच जाता है तो वहां पर हाईएस्ट फुल पीक पर जाके बॉल जो है वो कुछ टेम्परेरी तौर पर कुछ सेकंड्स के लिए ऊपर स्टॉप होता है। स्टॉप होकर दोबारा से वो नीचे की जानिब आना शुरू हो जाता है। तो जब वो ऊपर जाकर टेम्परेरी तौर पर स्टॉप होता है तो तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। तो इस वजह से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो जीरो होगा, क्योंकि जब वो फुल टॉप पर चला जाता है फिर उसकी जाकर वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो जीरो होगा। फिर उसके बाद है नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, एज यू नो वेरी वेल के हर फोर्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। ये होता है स्टूडेंट एक्स कंपोनेंट एंड ये होता है हमारे पास वाई कंपोनेंट किसी भी एक वेक्टर का। तो इस वजह से कितने कंपोनेंट हो गए, दैट इज टू कंपोनेंट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी।
फिर उसके बाद है द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेज विद, कहता है कि जो जी की वैल्यू है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, वो इंक्रीज इन एल्टीट्यूड है, इंक्रीज इन मास है, यानी मास के बढ़ने से बढ़ती है, या बुलंदी के बढ़ने से बढ़ती है, या बुलंदी के बढ़ने से कम होती है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं जी की वैल्यू जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, यानी बुलंदी के साथ साथ जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है। फिर इसके बाद है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो क्यू ओवर टी के बराबर होती है। सो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये है हमारे पास हीट, और अगर हम इसका रेट लेंगे, रेट का मतलब होता है स्टूडेंट कि आप लोगों ने इसको टाइम के साथ डिवाइड कर देना, ठीक है। फिर है उसके बाद विच इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, इनमें से जो है कहता है कि स्मॉलेस्ट क्वांटिटी कौन सी है। तो इनमें से स्मॉलेस्ट क्वांटिटी हमारी होगी नैनो वाली, यानी नैनो जो है वो 10 की पावर -9 होती है। तो माइनस के अंदर जितनी भी हमारे पास वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी कम होगी, तो नैनोग्राम जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर उसके बाद है वेलोसिटी को अगर हम डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। एज यू नो वेरी वेल कि अगर हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 एंड मास वेलोसिटी का स्क्वायर। जब हम वेलोसिटी का ऑलरेडी स्क्वायर लिया हुआ है, जब हम इसका और स्क्वायर लेंगे, क्योंकि ये तो स्क्वायर इसके फॉर्मूले का था, जब हम इसको डबल करेंगे, मतलब डबल करने से क्या आता है, जब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे तो वेलोसिटी यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। 1/2 mv4 आ जाएगा। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, तो जब वेलोसिटी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी तो ये जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का और वेलोसिटी का आपस में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली रिलेशन है। तो जब ये 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पर 4 टाइम्स जो है वो बढ़ जाएगी, या 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। फिर है उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इज इक्वल टू, ये जो ऐसा यूनिट है पास्कल का, पास्कल को हम और किस शेप में लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं स्टूडेंट हम इसको 1 न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 1 न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर, यानी सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर उसके बाद है विच है लार्जेस्ट स्पेसिफिक हीट, कहता है इन चारों ऑप्शन में से मरकरी, वाटर, आइस एंड कॉपर, इन चारों में से आप लोगों ने बताना है कि सबसे ज़्यादा जो है वो हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट किस चीज़ की होती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट वाटर की होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि वाटर के अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए वाटर को गर्म करने के लिए, वाटर को बॉयल करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। सो वाटर जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फिर उसके बाद है द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मेजर थिकनेस ऑफ द कार्डबोर्ड, था कार्डबोर्ड की थिकनेस को मेजर करने के लिए कहता कौन सा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज़ होगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने याद रखना है कि जहाँ पर थिकनेस की बारी आएगी, थिकनेस जहाँ पे वो फाइंड करने के लिए हमें कहेगा, तो वो उसके लिए हम जो है वो अपना स्क्रू गेज यूज़ करेंगे, ठीक है। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज़ करेंगे, क्योंकि जो स्क्रू गेज होता है वो थिकनेस को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, और कार्डबोर्ड की जो थिकनेस होती है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसी वजह से हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज़ करेंगे, क्योंकि उसका जो होता है लीस्ट काउंट वो बहुत कम होता है, तो इसकी थिकनेस जो है वो ईजिली फाइंड आउट की जा सकती है। फिर है जी उसके बाद हमारे पास लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, कहता है लाइट ईयर किसका यूनिट है, लाइट का है, टाइम का है। लगता तो ऐसे ही है कि लाइट ईयर है तो मतलब ये लाइट का यूनिट होगा, लेकिन स्टूडेंट लाइट ईयर जो है वो ऐसा डिस्टेंस होता है, ऐसा ये डिस्टेंस होता है जो कि लाइट एक ईयर में कंप्लीट करती है, तो उसको हम कहते हैं लाइट ईयर, ठीक है। ऐसा डिस्टेंस होती है जो लाइट 1 ईयर में कंप्लीट करती है या ट्रेवल करती है, तो उसको जो है हम लाइट ईयर बोलते हैं, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हमारे पास इक्वल होती है 3 × 10⁸ के, जो 1 ईयर होता है वो हमारे पास बराबर होता है 365 डेज के। तो इस वजह से जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा वो डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये यूनिट किसका है, डिस्टेंस का है, जो कि लाइट कवर करती है। फिर है उसके बाद हमारे पास विच इज़ द नॉन फिजिकल क्वांटिटी, कहता है इनमें से कौन सा नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। नॉन फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, एंड फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको मेजर किया जा सकता है। डिस्टेंस भी फिजिकल है, यानी इसको मेजर किया जा सकता है, डेंसिटी को भी मेजर किया जा सकता है, कलर को मेजर नहीं किया जा सकता, एंड टेम्परेचर को भी मेजर किया जा सकता है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसको मेजर नहीं किया जा सकता। फिर है डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड इज यूज टू मेजर, डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड जो है वो डिस्प्लेसमेंट कैन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज़ किया जाता है किसी चीज़ का जो है वो वॉल्यूम मालूम करने के लिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें किया जाता है कि कैन को वाटर से फिल किया जाता है, फिर कोई भी जो आपके पास सॉलिड है उसको कैन के अंदर डाला जाता है, फिर जो वाटर का वॉल्यूम राइज होता है उसको हम लोग मेजर करके अपने उसका वॉल्यूम जो है वो मेजर कर सकते हैं। फिर है उसके बाद एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, यानी कि जो स्पीड टाइम ग्राफ है, अगर यहाँ पे हम ग्राफ बनाएं, तो यहाँ पे अगर हम स्पीड लिखें एंड यहाँ पर अगर हम टाइम लिखें, तो ये हमारे पास जो ग्राफ बनेगा, तो ये वाला जो अंडर सारा एरिया है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड टाइम ग्राफ जो एरिया होता है ये डिस्टेंस को बेसिकली कवर कर रहा होता है, डिस्टेंस कवर कितना हो ये चीज़ को कवर कर रहा होता है, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो हमारे पास डिस्टेंस को जाहिर कर रहा था, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी वाला, ठीक है। फिर उसके बाद है ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, ठीक है। जो हमारा ग्रेडियंट होगा वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर
जो स्लोप यानी जो ग्रेडियंट होगी वो हमारे पास स्पीड को ज़ाहिर कर रही होगी, और स्पीड किसके इक्वल होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम के। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो स्पीड को ज़ाहिर कर रहा होगा, और स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो ज़ाहिर कर रहा होगा डिस्टेंस को, एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो स्पीड को ज़ाहिर कर रहा होगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने देख लेनी है। फिर उसके बाद बॉडी एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू वेलोसिटी इतनी 144 इन 20 सेकंड डिस्टेंस कवर्ड कहता है। आप लोगों ने इसकी डिस्टेंस को फाइंड करना है। ठीक है, यानी रेस्ट से वो स्टार्ट हुई है, तो मतलब कि उसकी जो वी आई है वो कितनी है, वी आई दैट इज़ 0। रेस्ट से स्टार्ट हुई है, वी आई 0 होगा। एंड उसके बाद जो फाइनल वेलोसिटी है इसकी, यानी वी एफ जो है वो हमारे पास कितना होगा, वी एफ जो है वो हमारे पास इक्वल होगा 144 के। है, एंड यहाँ पर और चीज़ जो उन्होंने हमें दी है, अब 144 किलोमीटर पर आ रहा है, इसको हम लोगों ने अब चेंज करना है मीटर पर सेकंड के अंदर। तो इसको जो है वो हम लोग करेंगे 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 144 मल्टीप्लाई बाय 1000, एंड इसको हम डिवाइड करेंगे 3600 के साथ। तो ये हमारा जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 40। ठीक है, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर 40 आ जाएगा। और जो टाइम हमें गिवन है दैट इज़ 20 सेकेंड। ये तो होगा हमारा गिवन डाटा। अब उसने हमें बोला है कि आप लोगों ने फाइंड क्या करना है, आप लोगों ने डिस्टेंस को फाइंड करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर अपना फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला कौन सा है हमारा, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे जी, हम अपना डिस्टेंस वाला, डिस्टेंस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 8 स्क्वायर। जब हम यहाँ पे इनके अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे, यानी यहाँ पर 0 पुट करेंगे, यहाँ पर हम लोग 20 लिखेंगे, एंड एक की जगह हम 2 लिखेंगे। ठीक है, तो क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास फाइंड नहीं थी, और एक्सेलरेशन हम लोगों ने फाइंड कर ली। ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है, लेकिन अगर आप इसको हल करेंगे तो आपके पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, दैट इज़ 400 मीटर। ये एक न्यूमेरिकल की तरह है, तो न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद है बॉडी कवर्स डिस्टेंस एज इन 4 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, टाइम टू कवर एज ओवर 4 इज। अब वो कह रहा है यहाँ पर कि जो है वी आई उसने हमें 0 दिया है। ठीक है, रेस्ट स्टार्ट किया, वी आई 0 हो जाएगा, और टाइम उसने हमें 4 सेकेंड दिया है, एंड डिस्टेंस उसने हमें बोला है कि आप लोग डिस्टेंस जो है वो एस के बराबर है, और उस 4 सेकेंड के अंदर कवर किया है। वो कहता है टाइम टू कवर एस ओवर 4 इज़। तो कहता है कि एस ओवर 4 के लिए आप लोग यूज़ करें इसको, फाइंड करें। तो एस ओवर 4 जब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, अब एस की जगह एस ओवर 4 लिख देंगे ना, इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 8 स्क्वायर। तो जब हम लोग यहाँ पर एस ओवर 4 लिखेंगे, तो एस ओवर वो एस से हमारे पास क्या है, एस है हमारे पास स्टूडेंट्स के, जब हम लोग एस लिखेंगे तो मतलब एस ओवर 4, इसको जब हम लोग सारा करेंगे, फाइंड करेंगे, तो इसमें जो हमारे पास टी निकलेगा, क्योंकि उसने हमें टाइम बोला है। ठीक है, टाइम जब हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे, यहाँ पर एस ओवर 4 की जगह आ जाएगा हमारे पास 8a/4। अब हम लोगों ने एस को फाइंड करके लिखा था, 8 4 आ जाएगा, एंड इधर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1/, वी आई की जगह जो है वो हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है, एंड प्लस 1/2, ए जो है वो हमें गिवन नहीं है, और यहाँ पर टी स्केयर आ जाएगा। टी स्केयर की जगह हम लोग अपने टाइम का स्केयर ले लेंगे। तो तब जब हम टाइम का स्केयर लेंगे, टाइम क्या है हमारे पास 4 सेकेंड है ना, तो 4 स्केयर जो है वो हमारे पास जो है वो यहाँ पर आ जाएगा 4। 4 का स्केयर 8 हो जाएगा यहाँ पर, एंड 8a जो है वो यहाँ से मूव करके यहाँ पर आ गए, ये मैंने 8a लिखा है। ठीक है, यानी एस की जगह एस जो है उसकी जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया है, 8a, क्योंकि यहाँ पर ये मूव करके यहाँ पर आ गया है। एंड 8a/4 जब हम लिखेंगे तो ये जो है वो इसके साथ कटिंग हो जाएगा, ए 4 1 4 4 2 ए 2 a आ जाएगा। ठीक है, एंड 2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 टी स्केयर। तो इसको जब हम करेंगे इस तरह से, यहाँ पर 2 है, एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जगह कम है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा दैट इज़ 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है एमसीक्यू नंबर 90 का। ठीक है, फिर है जी हमारे पास उसके बाद बुलेट ऑफ मैस 0.05 kg हैज स्पीड 300 ms-1 इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर उसने फाइंड करने के लिए बोला है। एज यू नो वेरी वेल कि काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फार्मूला जो होता है वो होता है 1/2
तो जब हम 1/2 लिखेंगे एंड m की जगह हम लोग लिखेंगे अपना 0.05 एंड v स्क्वायर की जगह हम लोग लिखेंगे 300 का स्क्वायर। जब हम इसको फाइंड करेंगे तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो हमारे पास आएगा, दैट इज़ 2250। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ए ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर है जिसके बाद पावर ऑफ वाटर पंप इज 2 k वाट एंड वाटर रेज्ड इन 1 मिनट टू हाइट 5 मीटर। तो वो कहता है कि आप लोगों ने इसका फाइंड करना है कि वर्क डन जो है वो कितना हुआ है। वर्क डन कितना हुआ है वो आप लोगों ने फाइंड करना है। तो उसके लिए जो है वो हम लोग करेंगे, वर्क डन तो हम लोगों ने फाइंड करना है। वर्क का फार्मूला क्या रहेगा, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, पावर ये पावर है और ये टाइम है, ये पावर है और टाइम 1 मिनट उसने दिया है। जब पावर को हम लोग टाइम के साथ डिवाइड करेंगे तो उससे हमारे पास आ जाएगा अब 2000 को, अब ये के से हमारा 1000 है, जब हम 2000 को एक 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2000 ही आ जाएगा। लेकिन अब हम लोगों ने मिनट को सेकंड के चेंज करना है तो इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, वो हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगा वर्क डन का जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 100। इतने लंबे जो एमसीक्यूज है वो वैसे आते तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये मुझे इंपॉर्टेंट लगे और मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। तो ये जो है हमारे पास वर्क डन आ गया। एंड इसके बाद अब वर्क डन चुनाव के इक्वल होता है हमारे पास एम के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब हम वर्क डन की जगह ये वाली वैल्यू लिख देंगे इस तरफ, और इस तरफ जो है वो हम अपना मास जो है वो लिखेंगे। एंड उसके बाद जो है वो जी की वैल्यू लिखेंगे एंड हाइट लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो वो सारा लिख के जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा स्टूडेंट वो आएगा 2400 लीटर। ठीक है, फिर हम इसको लीटर के अंदर चेंज करेंगे तो हमारा ये ऑप्शन आ। उसके बाद है हमारे पास 93 वाला कि डायमीटर वायर अगर उसको हम हाफ कर दे तो एक्सटेंशन कितनी होगी। अब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एल ओवर ए मल्टीप्लाई बाय वाई। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। एंड यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर हम डायमीटर जो है वो उसका हाफ कर दें। ठीक है, डायमीटर अगर उसका हम हाफ कर दें, ये एरिया है यानी एरिया के अंदर ही डायमीटर आता है ना, यानी कि अगर हम इसको हाफ कर दें तो क्या होगा, जब हम इसको हाफ कर देंगे तो उससे क्या होगा कि क्योंकि एरिया जो है वो बराबर होता है किसके, एरिया जो है वो बराबर होता है हमारे पास पाई R/2 के, और जो R2 है वो इसमें डायमीटर है। ठीक है, तो मतलब जब हम इसको हाफ कर देंगे यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास d/2 स्क्वायर के बराबर पाई d/2। जब हम इसको हाफ करेंगे मतलब d/2 आ जाएगा ना, साथ में स्क्वायर तो आएगा ही इसका। तो हम इसको हाफ करके इसका स्क्वायर लेंगे तो वो 4 टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। जब ये 4 टाइम बढ़ जाएगा एरिया, तो उससे जो है डायमीटर जो है 4 टाइम इस तरह हाफ हो जाएगा। तो ये जो है ये क्योंकि उसके उल्ट है। क्या, तो उस वजह से एक्सटेंशन जो है वो हमारे पास 4 गुना जो है वो ओरिजिनल एक्सटेंशन से ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर जो उसका एक्सटेंशन है वो 4 टाइम ज़्यादा है, क्योंकि जो हमारा डायमीटर है वो 4 टाइम रिड्यूस हुआ है। या तो हमने उसको हाफ है, लेकिन चूंकि उसके ऊपर स्क्वायर था तो उससे जो है वो 4 टाइम हाफ हुआ। एंड अगर वो 4 टाइम हाफ हुआ है तो उससे जो हमारी एक्सटेंशन है वो 4 टाइम बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 4 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल अटैच्ड बाय सेम लोड विच इलोंगेट्स मोस्ट। अब यहाँ पे वही फार्मूला लगेगा, यहाँ पर डेल्टा एल इज इक्वल टू एल ओवर टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि वो कह रहा है कि अगर 4 ऐसी वायर्स हैं। ठीक है, 4 ऐसी वायर्स हैं जिनका मटेरियल तो सेम है और इनको स्ट्रेच किया गया है सेम लोड के साथ। कहता है कि कौन सी जो है वो ज़्यादा लोंगेट होगी, जिसकी लेंथ 1 मीटर है और जिसका डायमीटर 1 मिलीमीटर है, जिसकी लेंथ 2 मीटर है, जिसका डायमीटर 2 मिलीमीटर है, जिसकी लेंथ 3 मीटर है, डायमीटर 3 मिलीमीटर है लेंथ। तो इसमें से उसने बताया है कि कौन सा जो है ज़्यादा इलोंगेट होगी, ज़्यादा लंबी होगी। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, यानी कि लेंथ उसकी ज़्यादा है, लेंथ उसकी सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसकी जो विड्थ है, जो डायमीटर है उसका वो कम है। यानी लेंथ ज़्यादा होगी, डायमीटर कम होगा, तो वो ज़्यादा लॉन्गर, ज़्यादा लंबी होगी। ऐसी वायर जिसका लंबाई लंबी हो, लेंथ आगे लंबी हो और उसका डायमीटर यानी वो इतनी मोटी भी ना हो, तो उससे जो है वो हमारे पास ज़्यादा वो लंबी होगी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास डी बनता है। फिर उसके बाद है 2 मेटल प्लेट्स ऑफ एरिया 2 and 3 मीटर स्क्वायर एंड प्लेस्ड इन लिक्विड एट सेम डेप्थ, रेशियो ऑफ प्रेशर इज। रेशियो ऑफ प्रेशर अब यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड करनी है।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास इसने कॉन्सेप्ट बताया है कि जो प्रेशर होता है लिक्विड के अंदर स्टूडेंट वो डिपेंड नहीं करता एरिया पर, वो सिर्फ डेप्थ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो दोनों प्लेट्स की जो डेप्थ है वो सेम है, बल्कि दोनों जो प्लेट्स हैं उसकी डेप्थ सेम नहीं है, एक की 2 है और एक की 3 है, ठीक है। तो इसलिए जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि जो प्रेशर है वो डेप्थ के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, लेकिन एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जबकि इनका एरिया डिफरेंट है, डेप्थ इनकी सेम है, डेप्थ इनकी सेम है लेकिन एरिया डिफरेंट है। तो हमारा जो प्रेशर है वो जो है वो डिपेंड नहीं करता एरिया पर, वो डिपेंड करता है इस पर डेप्थ पर। तो यहाँ पर इनका जो होगा प्रेशर वो सेम होगा, क्योंकि इनकी डेप्थ सेम है, ठीक है। तो हम लोगों ने सेम वाला ऑप्शन ढूंढना है, सेम वाला ए ऑप्शन है, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर है हमारे पास फोर्स एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन ब्लॉक ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 40 सेंटीमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 100 के पास्कल इज। अब यहाँ पर वो हमें जो है वो पूछ रहा है कि आप लोगों ने इसका बताना है कि किस एरिया पर बेसिकली वो पूछ रहा है कि एग्जैक्टली बाय द एटमॉस्फेयर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, यानी फोर्स बतानी है कि कितनी लगी है, ठीक है। फोर्स हम लोगों ने बतानी है कितनी लगी है, तो जब फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एरिया, यानी जब हम प्रेशर को, इस प्रेशर हमारे पास कितना है, दैट इज 100 के। तो जब हम प्रेशर को मल्टीप्लाई करेंगे अपने एरिया के साथ, एरिया अब हमें गिवन नहीं है, एरिया हम लोग फाइंड कर लेंगे। एरिया कैसे फाइंड करेंगे, अपनी जो लेंथ एंड ब्रेड्थ है उसको मल्टीप्लाई करने से, सेंटीमीटर में दिया गया है, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.2 मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, इसको पहले मीटर में इतना से करेंगे तो 0.5 आ जाएगा और यहाँ पर 0.4 आ जाएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.2। जब हम लोग 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 20 kN। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो 20 kN होगा। फिर उसके बाद है विच थर्मोमीटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर रिकॉर्डिंग रिपीटली वेरिंग टेम्परेचर, कहता है कौन सा जो है यहाँ पर थर्मोमीटर यूज होगा, थर्मोकपल यूज होगा, मरकरी वाला यूज होगा, अल्कोहल वाला होगा, या मरकरी इन ग्लास वाला होगा। तो थर्मोकपल जो थर्मोमीटर होता है उसकी जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। ये टेम्परेचर चेंज हो रहा जो होता है उसको बहुत ज़्यादा क्विकली तौर पर डिटेक्ट कर लेता है, और इसमें जो होता है मरकरी या अल्कोहल यूज़ नहीं होता, बल्कि इसके अंदर 2 डिफरेंट जो मेटल्स होते हैं उनके जंक्शन को जोड़ दिया जाता है, और जो कि वोल्टेज को मेजर करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो है वो थर्मोकपल थर्मोमीटर यूज़ होगा। फिर उसके बाद है कॉमन मेथड यूज्ड टू मैग्नेटाइज द मटेरियल। कॉमन मेथड जो है वो जो कि यूज़ किया जाता है वो क्या है, स्ट्रोकिंग है। स्ट्रोकिंग के अंदर क्या किया जाता है, टच मेथड है, जो कि इसके अंदर सिंगल टच आ जाता है, डबल टच आ जाता है। तो ये स्ट्रोकिंग जो है वो कॉमन मेथड है। फिर उसके बाद है स्टील रोड इज मैग्नेटाइज बाय डबल टच स्ट्रोकिंग मेथड, दिस इज मेथड ऑफ। अब ये कौन सा मेथड है, ये स्टूडेंट मेथड है किसी भी मैग्नेट को परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। तो यहाँ पर परमानेंट मैग्नेटाइजेशन आ जाए, ये मैग्नेट वाले 8 चैप्टर के अंदर आप इसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास द ब्रांच ऑफ साइंस प्लेज वाइटल रोल इन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। कौन सी ऐसी ब्रांच है, ये चैप्टर नंबर 9 से निकाला गया है, कहता है कौन सी ऐसी ब्रांच है जो कि टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के अंदर रोल प्ले करती है। तो ये जो है हमारी फिजिक्स वाली ब्रांच है, जो कि टेक्नोलॉजी को भी और इंजीनियरिंग को भी जो है वो कर रही होती है कवर। तो स्टूडेंट ये थे हमारे 100 एमसीक्यूज जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुए, और इसके अंदर हम लोगों ने कुछ ऐसे भी पढ़े जो कि बार बार रिवाइज हुए, एंड ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अगर आप इनको कवर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों के जो इस दफ़ा पेपर होने वाले हैं आप इजीली उनको जो है वो अचीव कर सकते हैं, हाई स्कोर्स। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट लिखिए और इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए।